हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती है या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। तो बहुत कुछ घटा पिछले 5-7 दिनों में, बहुत कुछ हुआ, शोर शराबा। अब फाइनली सेटल डाउन हो चुका है सारे डस्ट। अब हम यहाँ पर मुद्दे की बात करेंगे और काम की बात करेंगे। सबसे पहला कि ये जो श्रीलंका दौरा हुआ है और ये जो गौतम गंभीर की जो एरा शुरू हुई है, यहाँ पर बहुत कुछ साख पे लगा हुआ है, बहुत कुछ। अब मैं आपको एक एक करके परत बाय परत बताना चालू करूँगा कि आने वाला जो समय है, फ्यूचर है, वो इंडियन क्रिकेट टीम के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है, कैसे है, ये सारी बातें हम बात करेंगे। सबसे पहले बात, शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया। अब आप थोड़ा सा रिवाइंड करिए, आज से 3 महीना पहले आईपीएल टीम में, सॉरी वर्ल्ड कप की टीम में उनका 15 में भी स्क्वाड में नाम नहीं था। उसके बाद जो टूर्नामेंट आईपीएल गया उसमें भी उनका उतना अच्छा शानदार परफॉर्मेंस नहीं था, कैप्टन बनाए गए थे वहाँ पर, लेकिन कोई उनका बड़ा मेजर नहीं था कि हाँ, जिस तरीके से पिछला T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अपना छा गए थे और सारे मैचेस में सिंगल हैंडेडली सेंचुरी करके मैचेस जिता रहे थे। लेकिन लास्ट 3 महीने शुभमन गिल का कुछ भी नहीं था और शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया। जो ऑलरेडी वाइस कैप्टन थे हार्दिक पांड्या, उनको हटा करके वाइस कैप्टन बनाया गया और एक न्यू कैप्टन, रोहित शर्मा के रिटायरमेंट होने के बाद ऑटोमेटिकली वाइस कैप्टन बनता है, वो ना हो करके न्यू ऑल ऑफ द सडन आउट ऑफ द बॉक्स सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया गया और हार्दिक पांड्या को ना वो अब कैप्टन रहे और ना वो वाइस कैप्टन रहे, वो अब एज ए प्लेयर खेलेंगे। अच्छा है, बुरा है, ये तो समय फैसला करेगा, लेकिन जो कोच और मैनेजमेंट ने फैसला किया है मैं सोचता हूँ कि वो कहीं ना कहीं अच्छा फैसला है आगे को नजर रखते हुए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। नंबर 1 चैलेंज मैं आपको बता रहा हूँ, सूर्य कुमार यादव कैप्टन किस तरीके से लीड करेंगे, किस तरीके, देखिए उनके पास कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं है। एक बार बस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद जो फर्स्ट टूर्नामेंट हुआ था वहाँ पर उन्होंने कैप्टनसी किया, अच्छा कैप्टनसी था, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया टीम बिल्कुल मतलब न्यू टीम थी, कोई ओल्ड प्लेयर्स उसमें खेल नहीं रहे थे जिन पे आप बेट कर सकते हो कि हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया ये मैच सीरीज जिता सकती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। अब लोग बोलेंगे कि उसमें मैक्सवेल था, उसमें स्टीव स्मिथ था, बट बॉस मैक्सवेल एक ही इनिंग, ये दो इनिंग था, 2 इनिंग में, एक इनिंग में वो सेंचुरी मार करके मैच भी जिताया और एक इनिंग में फ्लॉप रहा वो, लेकिन तीसरे इनिंग में वो था नहीं। स्टीव स्मिथ सबको ही जानते हैं, बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन T20 का वो कोई भी उतना बड़ा प्लेयर नहीं माना जाता है। तो ऑलमोस्ट सारे न्यू प्लेयर्स थे उस टीम में। मैथ्यू वेड कैप्टन थे, जो कि खुद फॉर्म से जूझ रहे थे, किस तरीके से उनकी सीरीज गई, किस तरीके से वो खेले, सबको पता है ये बात। तो सबसे पहला चैलेंज तो ये होगा कि शुभमन गिल को अभी एज ए वाइस कैप्टन अपने आप को स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है, उसको अब एज ए बैट्समैन अपने आप को पहले तो स्टैब्लिश करने की जरूरत है। वो उसको एक रेस्पेक्ट अर्न करना होगा, सभी की नज़रों पे वो इर्क होगा, सभी की नज़रों पर वो अभी ये उस पर एक टैग लगेगा कि घमंड आ गया है, तो ये हो गया, तो फलाना ढमकाना। उसको ये सब को साइड नजर करते हुए सबसे पहले तो अपने टीम में अपनी जगह पक्की बनाए कि कोई क्वेश्चन ना करे कि वाई ही इज द कैप्टन, वाइस कैप्टन। क्योंकि इंडिया का इतिहास रहा है कि जब भी वाइस कैप्टन को अनाउंस किया गया है, वो वाइस कैप्टन पूरा का पूरा अपना कैरियर डुबा दिया। बहुत सारे एम्पल एग्जाम्पल्स हैं। अजिंक्य रहाणे वाइस कैप्टन रहे, फिर वो ऐसा वो डूबे, वाइस कैप्टनसी भी चली गई, टीम से जगह भी चली गई। सेम गोज विद KL राहुल, श्रेयस अय्यर, ये सब वाइस कैप्टन बन चुके हैं। जसप्रीत बुमराह कुछ समय पहले तक वाइस कैप्टन चल रहे थे, रेस से बाहर हो गए। तो अब वाइस कैप्टन का ज़्यादा उनको खुमार, ज़्यादा बुखार नहीं चढ़ाना है और ये चीज़ नहीं भूलना है कि किसकी वजह से वो टीम में आए हैं। वो एज ए बैट्समैन उनको सबसे पहले अपने आप को स्टैब्लिश करना होगा, सभी टीम मेंबर्स की रिस्पेक्ट अर्न करनी होगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट है टीम में शुभमन गिल, क्योंकि अब उनके सामने बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, उसके बाद आपका यंग लड़का अभिषेक शर्मा वो है लाइन पे,
इस तरीके से 2-3 प्लेयर्स लाइन पर लगे हुए हैं कि हमें मौका मिले। संजू सैमसन को मौका नहीं मिल रहा क्योंकि वो ओपनर नहीं खेलता। अगर वो ओपनर खेलना चालू हो जाए तो वो ओपनर भी उसके लिए जगह बन सकती है। बट गंभीर हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, हो सकता है संजू सैमसन को वो एज ए ओपनर ट्राई करवा दे। तो शुभमन गिल के लिए सबसे पहला टारगेट है कि अपना नाम ब्रांड बनाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसे, क्योंकि एक समय पे ऋषभ पंत भी वाइस कैप्टन के कगार पे था, कैप्टनसी मटेरियल कहलाता था वो, लेकिन उसको भी पीछे करते हुए अब शुभमन गिल वाइस कैप्टन बना है। तो कितना प्रेशर होगा, कितना जूनियर है वो, उससे सीनियर प्लेयर्स बैठे रह गए, लिटरली बैठे रह गए। तो ये चीजें सारी शुभमन गिल के रास्ते पे आएंगी, बार बार सताएंगी। मीडिया से प्रेशर होगा कि आप वाइस कैप्टन है, टीम से आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, और अब परफॉर्मेंस ही नहीं देना है, आपको एक खौफ बनकर के उतरना है कि यार शुभमन गिल जब तक खड़ा है तब तक हमारा कुछ भी। जिस तरीके से ट्रेविस हेड, डेविड वॉटसन, जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, ये खड़े रहते हैं तो तबाही रहता है, वही इसी अंदाज से आपको खेलना होगा। आपको वो 2020 2015 वाली गेम नहीं खेलनी है कि एक टीम से खड़े हैं और रन बना रहा है और आराम से 50 बॉल पे 50 रन किया, फिर अगले 10 बॉलों पर 20-25 रन कर दिया तो 60 बॉल पे 75 पे पहुंच गया। वो वाली इनिंग अब नहीं चाहिए। एक खौफ आना चाहिए, बेखौफ बेनिडर खेलने वाला अंदाज। और मुझे पूर्ण उम्मीद है, मैं ऐसा नहीं कि मैं शुभमन गिल को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है वो इससे काफ़ी अच्छा टैलेंटेड लड़का है। वो अगर मारने पे आ जाए तो अच्छे बॉलर्स के हाथ में फट के आ जाए, क्योंकि अब सभी की निगाहें उस पर होंगी, लाइट्स, कैमरास, एक्शन सब कुछ उस पर होगा। और ये आने वाले समय में ये प्रेशर को हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है अगर आपको कैरियर की सीढ़ी चढ़नी है। तो बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, बहुत कुछ दाव पे लगा हुआ है। हार्दिक पांड्या को अपना प्रूफ करना है, ऋषभ पंत को वहां पर अपना प्रूफ करना है। अब ऋषभ पंत और संजू सैमसन का अलग क्लैश हो रहा है कि कौन किसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कौन मौका मिलेगा, कौन अच्छा खेलेगा, कौन कब कैसे खेलेगा। मेरे ख्याल से ऋषभ पंत के साथ जाना चाहिए। यंगस्टर है, युवा है और फियरलेस है। लेकिन फियरलेस तभी अच्छा लगता था जब सामने रोहित शर्मा और विराट कोहली हो, क्योंकि अब नीचे संभालने वाला कोई प्लेयर नहीं है। तो आपको फियरलेस के साथ साथ सूझबूझ वाला भी खेलना होगा, जिस तरीके से जॉस बटलर खेलते हैं। फियरलेस भी है और जरूरत पड़े तो खड़ा भी हो जाता है वो। यहां पर संजू सैमसन से ऊपर मैं रेट करूंगा ऋषभ पंत को, क्योंकि ऋषभ पंत हमारा फ्यूचर है और उसी को सबसे पहले मौका मिलना चाहिए। मेरा तो यही राय है। 2 मैच आप ऋषभ पंत को खिलाइए, 50-100 कर लेते हैं, उसको आप बिठाइए, संजू सैमसन को लाइए। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन बिल्ड होगा और टीम को इससे फायदा होगा। गौतम गंभीर हर पोजीशन के लिए एक प्लेयर रेडी रखेगा, जहां तक मैं जानता हूं, हर पोजीशन के लिए। और दिल छोटा करने की बात नहीं है, अभिषेक शर्मा को और ऋतुराज गायकवाड़ को, उनको भी बहुत जल्द मौका मिलेगा। ये दोनों फ्लॉप होते हैं या फिर उसमें से एक भी अगर बैट खराब खेलता है। अभिषेक शर्मा तो डेफिनेटली आएगा, चाहे वो ओपनिंग पे आ जाए, चाहे वो 6वें पे आ जाए। और लेकिन मैं उसे एज ए ओपनर देखना चाहता हूँ, वो और यशस्वी जायसवाल ओपन करें। तीसरे पर आप शुभमन गिल को ले आएँ, चौथे पर आप ऋषभ पंत को लाएं, 5वें पे सूर्य कुमार यादव आ जाएं, 6वें पर हार्दिक पांड्या हो जाएं, 7वें पर आपके अक्षर पटेल हो जाएं, 8वें पर आपके वॉशिंगटन सुंदर हो जाएं। इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टीम का लाइनअप सेट होना चाहिए। अभिषेक शर्मा डिजर्व टू बी इन दिस टीम। ये तो हो गई बैट्समैन की बात, विकेट कीपर की बात हो गई। बॉलर्स में भी वही है कि किसको मौका मिलेगा, कौन खेलेगा। रवि बिश्नोई आते हैं, युजवेंद्र चहल आते हैं, कुलदीप यादव ऑलरेडी टीम में अपनी जगह बनाए हुए हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं टीम में किसको क्या बनाना। लेकिन गौतम गंभीर हमेशा ट्राई करेगा कि एक हमारा स्टॉक बॉलर हो जिसके इर्द गिर्द सारे बॉलर्स खेल सके, स्पिनर में भी। तो अक्षर पटेल मेरे ख्याल से 100% होंगे, कुलदीप यादव 100% होंगे। इस सीरीज में कुलदीप यादव नहीं है, लेकिन कुलदीप यादव एज ए प्लेयर वो जरूर रहेंगे।
और मुझे लगता है तीसरे स्पिनर पे वाशिंगटन सुंदर को मौका मिल सकता है, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर में एक खासियत है कि वो ओपनिंग में भी बॉलिंग कर सकता है। जहां पर आपके लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है वहां पर आप वाशिंगटन सुंदर से स्टार्टिंग में ही बॉल फेंकवा सकते हो, और एक वैरायटी भी मिलेगा, क्योंकि कुलदीप यादव और अक्षर पटेल दोनों लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, और यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर आते हैं तो वो राइट आर्म बॉलर होंगे, और वाशिंगटन सुंदर बैटिंग भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है गौतम गंभीर उनका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गौतम गंभीर का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स प्लेयर को लेकर के आते हैं जो कि गेम चेंजर होता है। हार्दिक पांड्या को वो हो सकता है रसल की तरह यूज करें, जिस तरह रसल की जरूरत होती है, जिस तरह रसल की जरूरत होती है तुम आपकी केकेआर को, उसी तरीके से हार्दिक पांड्या का यूज करें गौतम गंभीर। शिवम दुबे का भी स्थान है यहाँ पर, उसके बाद आपका शिवम दुबे का भी यहाँ पर मौका मिलेगा, रिंकू सिंह को का भी है यहाँ पर चांस है। किसको मौका मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये बहुत बड़ा सवाल है, एक एक कर हम कल इस पर अच्छे से डिटेल में बात करेंगे कि किसको खेलना है किसको नहीं खेलना। आज मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ कि अब प्रॉब्लम्स टीम इंडिया के लिए क्या क्या होने वाले हैं। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को टीम का तो पहले रेस्पेक्ट अर्न करना होगा, एक अच्छा टीम को जेलअप करना होगा और सभी को साथ में लेकर के चलने वाला एक प्लेयर बनना होगा। अभी तक वो अपना लेवल पे अपने तरीके से गेम खेलते थे। जब आप एज ए प्लेयर होते हैं ना, आप कैसे भी गेम खेल सकते हो, लेकिन जब आप कैप्टन बन जाते हो ना तो आपके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पर तारीफ करता हूँ रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा ने जो इनिंग खेली ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो मास्टर क्लास है यार। वो यंगस्टर को बताने वाला है। उस दिन वो खींच में या खार में नहीं खेला, उसको पता था कि हमको इतने रन चाहिए होंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तभी हम खेल पाएंगे। अगर हम डिफेंसिव खेल करके 60-170 पहुंचते हैं तो ऑस्ट्रेलिया निपटा देगी। हमें 220-230 पे जाना ही होगा। इसीलिए वो स्टार्टिंग से, मतलब 8 ओवर में 100 रन पहुंच गए थे यार हम। 12-13 ओवर में हम 150 के आसपास थे। उस इनिंग की ब्रिलियंस देखिए आप कि दूसरे ओवर में हेजलवुड ने विराट कोहली को आउट कर दिया और तीसरे ही ओवर से रोहित शर्मा रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था कि किसी ना किसी को चार्ज लेना होगा और वो कोई और नहीं, एज ए कैप्टन मैं ही फ्रंट से लीड करूंगा। वो प्रेशर ही नहीं आने दिया किसी भी यंग टीम पे, इंडियन टीम पे, क्योंकि अगर वहां पर रोहित शर्मा आउट हो जाता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है सारे यंग टीम के ऊपर। कितना खेल लेता सूर्य कुमार यादव, कितना खेल लेता ऋषभ पंत, वही 20-25 रन बना करके ये लोग निपट गए होते तो टीम का टोटल 160-170 पहुंचता। लेकिन यहाँ पे 205-210 पहुंचा ना, ऑस्ट्रेलिया वहां पर काम गई। ऑस्ट्रेलिया लिटरली वहां पे काम गई। जिस अथॉरिटी के साथ मारा उसने, रोहित शर्मा ने उसे, देखिए वो इनिंग को जाकर, वो स्टेटमेंट है। ये नहीं कि बदला ले रहा था वो 2024 का, उसको पता था कि इस सिचुएशन में, इस मैच में हमें कितना रन बनाना है और कहां तक जाना है। उसे पता था कि बाद में बैटिंग करना बहुत धीमे हो जाएगा। इंडियन इनिंग को भी देख लीजिए आप, लास्ट में वो इनमें धीमा हो गया। और आप ऑस्ट्रेलिया इनिंग को भी गौर से देखेंगे, वहां पर भी आप देखेंगे कि ट्रेविस हेड खड़ा रह गया था, लेकिन फिर भी रन रेट 14, 15, 16 तक पहुंच गया था। ट्रेविस हेड 16वें ओवर में जाके आउट हुआ है यार। अब देखो तो सही कि 16वें ओवर तक रन रेट कितना पहुंच गया था उसके खड़े रहने के बावजूद, क्योंकि लास्ट में हिट्स नहीं लगते हैं यहाँ पे। जैसा बॉल पुराना होता है, थोड़ा बहुत रिवर्स करना चालू होता है और फिर स्ट्रोक्स खेलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस पिच पे। सेम फाइनल में भी वही हुआ। फाइनल में जब बॉल पुराना हुआ और जब स्पेसर वापस आए, रन नहीं बने उनसे, सारे प्रेशर में आ गए। और लकीली टीम इंडिया को 1-2 ब्रेक थ्रू मिल गया, क्लासन का और मार्को यानसन का। इनका जो ब्रेक थ्रू मिला उससे साउथ अफ्रीका थोड़ा सा चोक करना चालू कर गई और मिलर को ये लगने लगा कि अब मेरे को लास्ट तक खेलना है। वो लास्ट तक खेलते ही रह गया। उसको लगा कि लास्ट तक लेके जाऊंगा, मेरे ऊपर ही सारा कुछ है, मेरे को ही करना है। इस चीज में ये गड़बड़ हो गई कि वो सिंगल डबल लेना भूल गया। अगर वो सिंगल डबल भी वहां पे लेता रहता ना तो कितना रन था यार, 24 बॉल पे 26 रन थे। बुमराह का ओवर जब खत्म हुआ और जब हार्दिक पांड्या ने क्लासन को आउट किया तो उस समय कितना रन चाहिए था?
24 पे 26 चाहिए था, क्लासन फर्स्ट बॉल पे आउट हुआ तो 23 पे 26 चाहिए था। 23 पे 26 यहां पर वो लोग को सिंगल भी आराम से निकालते चले जाते और लास्ट ओवर में 7-8 रन भी चाहिए होता, खींच लेता वो। लेकिन वो मिलर ने अपने आप को इतना प्रेशर में डाल दिया कि मुझे बॉल स्विंग भी होना चालू हो गया, बॉल रिवर्स स्विंग भी होना चालू हो गया, बैट में टच नहीं हो रहा है, सिंगल्स भागे नहीं जा रहे हैं, और 3 ओवर में शायद 22 रन चाहिए थे। तो वहां पर जसप्रीत बुमराह ने 2 रन दिए उस ओवर में, तो फिर 2 ओवर में 20 रन रह गए। और जो अर्शदीप ने वहां पे कर दिया ना कि 1 ओवर में 4 रन दिया, तो 20 से फिर 16 का ही टारगेट रह गया, वहां पे मैच ऑलमोस्ट इंडिया के हाथ में आ गया था मैच, ऑलमोस्ट। क्योंकि लास्ट ओवरों में रन नहीं लगते हैं वेस्ट इंडीज में, ये ट्रैक रिकॉर्ड है। टीम इंडिया ने 8 ओवर में 100 रन मारा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अगर वो पिच इंडिया की होती ना तो उस दिन टीम इंडिया 250 रन इजीली बनाती, लेकिन लास्ट में हिट्स नहीं लगते हैं, चाहे कितने भी बड़ा हिटर हो। टीम इंडिया के पास विकेट्स बहुत थे उस दिन, लेकिन नहीं लग पाए किसी से। ये बॉल के करामात होता है वहां। उसी को मद्देनजर मैं बता रहा हूं, टीम इंडिया को अब रोहित शर्मा के जैसा सूर्य कुमार यादव को भी खेलना होगा, एज ए कैप्टन खेलना होगा, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना होगा। सूर्य कुमार यादव अपना एक पोजीशन अगर ऊपर भी करना चाहें तो कर लें, नंबर 3 पर आए वो, और प्रेशर को सारा निकालें, ताकि 4, 5, 6 को खेलना आसान हो, और 7, 8 तो फिर हिटिंग के लिए अपना पूरा झोंक दें। T20 का सिंपल मंत्र है, 8 नंबर तक आपको बैटिंग चाहिए, और 6, 7, 8 आपके ऐसे बैट्समैन होने चाहिए जो कहीं से भी मैच निकाल दें। मतलब 3 ओवर में 50 रन चाहिए, तो वहां पे भी वो खड़े हो जाएं, मैच निकाल दें। इस तरीके का बल्लेबाज होने चाहिए। प्रॉब्लम्स की मैं और बात करूं तो उसके बाद जो प्रॉब्लम शुरू होगा कि अब बॉलर्स जो पेसर है उनमें से किसको मौका मिलेगा, क्योंकि अब सिराज है टीम में हिस्सा। सिराज अगर टीम का हिस्सा बनते हैं तो जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप और सिराज को फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अगला जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में ही है। इंडिया में 2 पेसर और एक आपका हार्दिक पांड्या थर्ड पेसर हो गए, और 3 स्पिनर इंडिया खेलेगी, तो ये 3-3-6 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ पर सिराज को भी पॉइंट प्रूफ करने की बहुत ज़रूरत है, अर्शदीप को प्रूफ करने की ज़रूरत है कि बॉस T20 में तो मुझे आप लोग रिकॉग्नाइज कर लिए हो, मुझे अब वनडे और मुझे अब टेस्ट में भी मौका मिले, तो वहाँ पर इनका भी ऑडिशन होगा। और अर्शदीप मैं लिटरली चाहता हूँ कि आप ODIs में और टेस्ट में भी आएँ, क्योंकि टीम इंडिया को लेफ्ट आर्मर की बहुत सख्त ज़रूरत है। लेफ्ट आर्मर जो एंगल क्रिएट करता है, लेफ्ट आर्मर जो फुट मार्क क्रिएट करता है, लेफ्ट आर्मर जो बॉल को जब अंदर लेकर आता है, लहराता है दोनों तरफ में, तो बैट्समैन को बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि वो एक अलग ही एंगल क्रिएट होता है। लेफ्ट आर्मर्स कभी कभी खेलना अनप्लेएबल हो जाते हैं, तो अर्शदीप का भी यहाँ पे ऑडिशन है, मोहम्मद सिराज का ऑडिशन है, खलील अहमद का ऑडिशन हो सकता है, क्योंकि खलील अहमद को भी इसलिए लिया गया क्योंकि लेफ्ट आर्मर पेसर है वो। और लेफ्ट आर्मर की मुझे हमेशा लगती है कि टीम इंडिया में एक होना चाहिए वर्ल्ड क्लास। अर्शदीप में वो क्वालिटी है, वो बने। मेरी पूरी गुड लक है उनके साथ कि वो अपनी टीम को अपनी जस्टिफाई करें, अपने पोजीशन को भी और अपने काम से भी। ये हो गई बात हमारी इंडिया वर्सेस श्रीलंका के दौरान। फिर रिफ्ट्स की भी बहुत सारी बातें आ रही हैं कि हार्दिक पांड्या और इनका बहुत सारा रिफ्ट। मेरे नज़रों में ऐसा कुछ भी नहीं है यार, आप र्यूमर्स पे विश्वास ना करें। र्यूमर्स हमेशा आते रहेंगे, जाते रहेंगे, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। आज इसके ऊपर पहना दिया, कल उसके ऊपर टोपी पहना दिया, ये सब होते रहेंगे। जितना अच्छा फ्रेंड सूर्य कुमार और हार्दिक पांड्या ना, आप उनका कॉम्बिनेशन भी देखिए, जो वो लास्ट ओवर किया तो दोनों कैचेस वहीं पर आए और उसी ने पकड़े, सूर्य कुमार ने, गले मिले दोनों भाई। तो कोई यहाँ पर टकरार वाली बात ही नहीं है, ये सब मीडिया के लिए खबर है, टीआरपी बनाने के लिए। सूर्या को सभी की बैकअप होगी, सभी का सपोर्ट होगा, क्योंकि एक तरह से यह तय है कि 2026 तक सूर्य कुमार यादव ही कैप्टन रहेंगे। ये आप मान लीजिए, प्लेइंग 11 में आप होते हो नहीं होते हो, ये प्लेयर जाने।
कैप्टन रहेगा अगर फिट है तो। ये सारे चीजें हैं और हमेशा ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, इसलिए गौतम गंभीर को इससे बहुत जल्दी सामना ऊपर आना पड़ेगा। और जब तक वो गौतम गंभीर ऊपर आते हैं तब तक टीम इंडिया को सेटल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मोमेंट होता है क्रंच मोमेंट जहाँ पर वो टीम इंडिया बिखर सकती है अगर कोई विद्रोही कर दे या कोई अगर बैक बाइटिंग कर दे। तो बैक बाइटिंग से मुझे याद आया, कृष्णमाचार्य श्रीकांत ने एक और भंड मारा है, यहाँ पर उन्होंने डबल स्टैंडर्ड का हवाला दिया है गौतम गंभीर का, कि गौतम गंभीर जब कोच नहीं थे तो वो रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम में जगह नहीं दे रहे थे। उन्होंने पहले ये दे दिया था कि ये लोग फिट नहीं है, ये लोग एज्ड प्लेयर हैं तो इनकी जगह नहीं बनती और मैं न्यू प्लेयर न्यू टीम के साथ जाऊंगा और मेरे को फुल पावर फुल अथॉरिटी दे। जैसे ही गौतम गंभीर कोच बनते हैं तो वो उनके पुल कसीदे पढ़ने लगते हैं कि रोहित शर्मा से अच्छा प्लेयर नहीं है कोई, विराट कोहली वर्ल्ड क्लास है, मुझे उसके लिए बहुत रेस्पेक्ट है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये है वो है। तो बॉस कृष्णमाचार्य श्रीकांत जी, आप ये कृपया करके आप इन सब चीज़ों से दूर रहो। आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपने आप को एकदम साइड लाइन कर दो। क्या चाहते हो कि आते ही वो इन लोगों दोनों को निकाल दे और टीम को पूरा बिखर जाए? आप तो यही चाहोगे। आपका शिष्य शागिर्द जो भी बोलो वो कैप्टन नहीं बना। लोगों की तमन्नाएं होंगी कि टेस्ट में वो कैप्टन बन जाए, जिस तरीके से अनिल कुंबले बन गए थे। प्लीज कृष्णमाचार्य श्रीकांत जी, ये अब आपको शोभा नहीं देता। आप वर्ल्ड कप विनिंग टीम के सदस्य रहे हैं, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। फोकस रहिए, एकजुट रहिए, क्रिकेट खेलिए, क्रिकेट दिखाइए, एंटरटेन करिए, मैच जीतिए, टूर्नामेंट जीतिए, सीरीज जीतिए। गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट। बट नहीं, हमें तो रेस्पेक्ट राशि नहीं आता, हमें तो जुनूने काट रही हैं, हमें तो अपना दिखाना है भाई। रोड़ा बजरी लेके पहुंच जाते हैं ये लोग, लिटरली रोड़ा बजरी लेके पहुंच जाते हैं कि हाँ भैया कहाँ चुनाई करना है बताइए, मसाला तैयार कर देते हैं। मसाला मैन है ये लोग। बहरहाल दूसरे ओर की खबर की बात करते हैं। श्रीलंका को कल दुष्मंता चमीरा के रूप में एक जोल्ट लगा था। आज दूसरा जोल्ट लगा है कि उनके जो एक और प्रीमियर पेस बॉलर है नुवान थुसारा नुवान, वो भी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह पर अब दिलशान मधुशंका आएंगे, जो कि एक अच्छे प्रोस्पेक्ट है। मैं उनको मिस भी कर रहा था कि उनका नाम क्यों नहीं है, अब वो उनका नाम आ गया है। तो ये श्रीलंका के लिए एक और जोल्ट है, एक और झटका है। इससे उभरना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है श्रीलंका के लिए। ऑलरेडी टीम लो एंड डाउन है, मैं और नहीं चाहता कि लो एंड डाउन करूं। जितनी जल्द से जल्द हो सकता है उतनी जल्द से जल्द अपनी टीम में बैक करें और टीम को एक स्ट्रॉन्ग बनाएं। श्रीलंका को यहाँ पर सबसे पहले तो ये काम करना है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना है और हमें हर मैच को फाइटिंग तक लेके जाना है। ये अगर वो कर देते हैं तो उनकी जीत मैं मानूंगा इस सीरीज में। जीत है, लिटरली है। आप जीतने का भी मत सोचो, आप एम बनाओ कि हमें एज ए यूनिट खेलना है, हमें एज ए यूनिट एंटरटेन करना है अपने पब्लिक को, अपने क्राउड को। और उसके बाद जो हमको नेवर डाई एटीट्यूड रखना है कि हम हार कभी नहीं माने। हार गए वो अलग बात है, बट हार नहीं मानना। इस तरीके से टीम बिल्डअप होगी। कैप्टन उनके नए हैं चरित असलान का, उनको मौका मिला है तो अच्छा लीड करे। दुष्मंता चमीरा भी नहीं है, दशुन सनाका जो उनके एक्स कैप्टन है, उनका यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान होगा कि वो टीम को बना कर रखें और संगठन मजबूत बना के रखें। चलिए दूसरी खबर के ऊपर चलते हैं। और बीसीसीआई ने आज सभी आईपीएल फ्रेंचाइजीज को मैसेज कन्वे कर दिया है कि 31 जुलाई को एक मीटिंग होगी। डिसाइडेड नहीं है वेन्यू कहाँ पर होगी, लेकिन जो मुझे मोस्ट प्रोबेबली पता है कि वानखेड़े में, मुंबई में ही होगी वो मीटिंग। और उस पर ये डिसाइड होगा कि हर प्लेयर की क्या कैप होगी, कितने रिटेंशन रखने हैं, कितने राइट टू मैच होंगे, ये सारे चीज़ों पे डिस्कशन होगा। टीम्स जो हैं वो 8-8
रिटेंशन की डिमांड कर रही है। तो इसका अगर आप सीधा साधा आकलन करो कि अगर 8-8 को अगर रिटेंशन मिल जाता है, 10 टीमें हैं, 80 प्लेयर, टॉप 80 प्लेयर आपके ऑक्शन से बाहर हो जाएंगे। कौन ऑक्शन देखेगा? कहीं ना कहीं बीसीसीआई को यहाँ पर एक सेटलमेंट करना होगा। मेरे ख्याल से 4 आप रखिए रिटेंशन पॉलिसी पे, 2 या मैक्सिमम 3 आप राइट टू मैच कर लो। इससे क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा। तो 4, 2, 6, 60 प्लेयर ही जा रहे हैं। 20, 25, 30 प्लेयर बड़े प्लेयर अभी भी ऑक्शन में होंगे, और इसके अलावा जो न्यू प्लेयर्स हैं वो तो ऑक्शन में होंगे ही होंगे। कट डाउन करना है तो मैं तो ये कहूँगा कि 2 रिटेन करें और 2 राइट टू मैच का ऑप्शन दे दें आपको। तो न्यू एक ऑप्शन होगा और सभी प्लेयर्स को मौका मिलेगा, सभी टीम को मौका मिलेगा कि अपनी टीम को बिल्डअप करें और स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो 31 तारीख को ये मीटिंग है, दिसंबर में ऑक्शन होनी है टीम का, और जो कैपिटल पर्स जो एलोकेशन होगा कि हाँ किस टीम को कितना पर्स देना है, मिलना चाहिए, उस पर बातें होंगी। बहुत सारे मूवमेंट्स होने हैं इस मुकाबले में, इस मीटिंग में, और एक एक करके हम बात करेंगे सभी के ऊपर जैसे जैसे हमारा दिन नज़दीक आता जाएगा। लेकिन कल हम डेफिनेटली बात करेंगे टीम इंडिया की प्लेइंग 11, और परसों हम बात करेंगे साउथ श्रीलंका की टीम 11 क्या होनी चाहिए, और कैसे किसको कौन किस पे बाजी मार रहा है। क्योंकि देखो कैप्टनसी वाइज दोनों नए हैं। बॉलिंग में आ जाए तो बॉलिंग दोनों की टीम की मुझे इक्वल लग रही है। वहाँ से आपका पथिराना होंगे, आपके पास नुमान प्रदीप होंगे, उसके बाद आपके पास थिक्शना होंगे, विलल आगे होंगे, और आपके पास वजवानिंडू हसरंगा होंगे। सेम इधर भी वही कॉम्बिनेशन है कि आपके पेसर्स और स्पिनर का। बस इंडिया के पास जो थोड़ी सी एज है वो उनकी बैटिंग है। बैटिंग उनकी स्ट्रॉन्ग है ऑन पेपर्स। श्रीलंका की बैटिंग मुझे उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रही। सिराज का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है अगेंस्ट श्रीलंका, इन श्रीलंका, तो उस पर आप वॉच आउट कर सकते हैं। he can be a lethal bowler and he can be a man of the series contender for this T20 ICC. With that I am signing off. मिलते हैं कल हमारे एक नए एनालिसिस पे, एक नए आंकड़े पर। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।